चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फ्री कंसेंट। एक टॉपिक है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र सहमति। अनुबंध होने के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि दोनों पार्टी के बीच में स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है, फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। हम लोग पहले बात किए थे कि एक अनुबंध होने के लिए कम से कम दो पक्षकारों का होना जरूरी है, और वो जो दोनों पक्षकार हैं उसमें अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। तो वो योग्यता की परिभाषा हमने पिछले क्लास में कर ली कि क्या योग्यता होती है। आज हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पक्षकारों में अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है, फ्री कंसेंट, दैट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट। स्वतंत्र सहमति है क्या? तो स्वतंत्र सहमति का यहाँ पर परिभाषा दिया गया है कि कोई भी अनुबंध उसी समय स्वतंत्र सहमति से प्रेरित माना जाएगा जब दोनों पक्षकार एक ही बात पर, एक ही अर्थ में सहमत है। जो अनुबंध का विषय वस्तु है वो एक ही बात पर, एक ही अर्थ पर दोनों सहमत है। यानी जो बात हम कहना चाह रहे हैं वही बात आप समझ रहे हैं, और जो बात आप समझाना चाह रहे हैं वही बात हम भी कह रहे थे। अगर एक ही तथ्य पर, एक ही समझ से अगर दोनों आदमी सहमत है तो कहा जाएगा कि यह अनुबंध स्वतंत्र सहमति से प्रेरित है, इसलिए इसे एक लीगल अनुबंध की परिभाषा दी जा सकती है। जैसे आप एक कलम वाले की दुकान पर गए, कलम वाले को आपने कहा कि मुझे काली कलम चाहिए। आपने कहा काली कलम चाहिए, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन चाहिए। तो इसमें दो बात छिपा हुआ है कि ब्लैक इंक वाली पेन चाहिए या ब्लैक कलर जो ऊपर से कवरिंग किया हुआ रहता है वो चाहिए। आपको कौन सा चाहिए? ब्लैक कवरिंग किया हुआ पेन चाहिए, एक कवर किया हुआ रहता है ब्लैक, वो चाहिए आपको, या एक ब्लैक इंक से जो लिखा जाता है वो चाहिए आपको? आपने यहाँ पर क्लियर नहीं किया कि ब्लैक इंक वाली कलम चाहिए या ब्लैक कवर वाली कलम चाहिए, तो ये स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। अगर आप स्पष्ट तौर पर दुकानदार को ये कहिए कि भैया मुझे वो कलम चाहिए जो ब्लैक इंक की हो, यानी अगर हम लिखे तो वो काले रंग से लिखा जाए, तो वो आपको निकाल कर देता है, तो ये स्वतंत्र सहमति माना जाएगा। यानी कोई भी अनुबंध स्वतंत्र सहमति से प्रेरित तभी माना जाता है जब एक ही बात पर दोनों पक्षकार सहमत हैं, और वो पक्षकार उस किस बात पर सहमत है? उस वस्तु के विषय वस्तु पर, जो विषय वस्तु उस पर सहमत है, वस्तु को पहचानने के संबंध में सहमत है, उसका पक्षकारों का जो आशय है और सौदा का जो प्रकृति है, ये सारा का सारा चीज अगर है तो माना जाएगा कि वो अनुबंध स्वतंत्र सहमति का है। अब इसमें एक केस लॉ है रैफिल्स वर्सेस विचल हाउस का। एक केस लॉ है रैफिल्स वर्सेस विचल हाउस का। ये केस लॉ क्या है? यहाँ पर कहा गया था कि रैफिल्स निश्चित है कि जब पहले नाम आया है तो वो केस करने वाला आदमी होगा, और विचल हाउस का नाम सेकंड में आया तो निश्चित है कि उस पर केस किया गया होगा। तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर यहाँ ये कहा कि मुझे रुई की 125 गांठ चाहिए आपसे। दूसरा व्यक्ति जो सेलर था उसने ये कहा कि मैं आपको रुई की 125 गांठ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बंदरगाह पर जहाज आने वाले हैं और उस जहाज में से मैं आपको माल दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बात थोड़ी सी छिप गई। सेलर ने क्या कहा कि मैं आपको 125 गांठ रुई देने के लिए तैयार हूं, मेरे नाव से माल आ रहे हैं और वो बंदरगाह पर आएंगे तो मैं आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पर दो नाव से माल आने वाले थे। जो सेलर ने ये नहीं बताया कि मैं पहले नाव वाला माल आपको दूंगा कि दूसरे नाव वाला माल दूंगा, ये बात उसने नहीं बताया। सेलर का इच्छा था कि हम जो सेकंड नाव है उस माल में से इसको माल देंगे, और ये बात उसने छिपा रखा था। और जो परचेजर था वो सोचा कि जो पहले आएगा ना उसमें से हमको देगा, और उसके अनुसार से वो अपना आगे का प्रक्रिया तो करके रखा था। लेकिन संजोग ये हुआ कि जो उसने सोचा सेलर ने, वो परचेजर ने नहीं सोचा, और जो परचेजर ने सोचा वो सेलर ने नहीं सोचा। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि यहाँ स्वतंत्र सहमति का अभाव था, और यहाँ पर ये हुआ कि सेलर पहले नाव से माल नहीं दिया, इसलिए परचेजर उस पर केस कर दिया। और सेलर ये कहा कि मेरा ये तात्पर्य नहीं था कि मैं पहले नाव से माल दूंगा,
और परचेजर ने ये कहा कि मेरा तो ये तात्पर्य था कि जो नाव आएगा उसमें से हमको माल मिलेगा, और ये कंट्रावर्सी हो गया, दोनों के सोच में अंतर हो गया, इसलिए यहाँ पर स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया। अब यहाँ पर आता है कि कुछ चीजें अगर शामिल कर दी जाए तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं होगी। अगर कुछ चीजें, अगर कुछ वस्तु या कोई तथ्य अगर शामिल कर दिया जाए तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं होगी। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे तथ्य है, कौन कौन से ऐसे प्रोस्पेक्ट है जो अगर किसी भी अनुबंध में डाल दिए जाए तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहला प्रोस्पेक्ट यहाँ पर कहा गया है, सबसे पहला है स्वतंत्र सहमति के लिए सबसे पहला जो चीज है, जो मतलब अगर आप डाल देते हैं तो कहा जाएगा कि वो स्वतंत्र सहमति नहीं है, वो चीज पहला आता है उत्पीड़न। पहला चीज है उत्पीड़न। उत्पीड़न इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। उत्पीड़न पर्सन, उत्पीड़न के बारे में कहता है कि एक ठहराव उत्पीड़न द्वारा तभी समझा जाता है कि वो ठहराव उत्पीड़न से प्रेरित है जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को निम्न में से कोई काम करने के लिए बाध्य करता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को निम्न में से कोई काम करने के लिए अगर प्रेरित करता है तो कहा जाएगा कि यह अनुबंध उत्पीड़न से प्रेरित है। क्या करने के लिए कहता है? पहला, कोई भी ऐसा काम करना या करने की धमकी देना जो अनुबंध भारतीय दंड विधान के द्वारा वर्जित है। कोई भी ऐसा काम करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान के द्वारा वर्जित है, यानी कि भारतीय इंडियन पैनल कोड ने उसको कहा है कि ये काम नहीं होना चाहिए। पहला तो ये है, अगर इंडियन पैनल कोड के बियॉन्ड आपने कोई काम किया है या करने की धमकी दिया है तो वो उत्पीड़न माना जाएगा। दूसरा, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उसकी संपत्ति को रोक कर रखना। किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उसकी संपत्ति को रोक के रखना या रोकने की धमकी देना, यह भी उत्पीड़न माना जाता है। किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उसकी संपत्ति को रोकना या रोकने की धमकी देना, यह भी उत्पीड़न यानी कि कोर्सन माना जाता है। ये हो गया इसका परिभाषा। अब इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं कि उत्पीड़न का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसका लक्षण क्या क्या है। तो सबसे पहला इसमें लक्षण बताया गया कि एज पर इसका डेफिनेशन, जो डेफिनेशन का है, जो परिभाषा का है, उसी में इसका एक आंसर भी छुपा हुआ है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि भारतीय दंड विधान के द्वारा वर्जित काम को करना। पहला ही बताया गया है, इसका जो परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि भारतीय दंड विधान के द्वारा जो वर्जित काम है उस वर्जित काम को करना ही उत्पीड़न माना जाता है। अब भारतीय दंड विधान में क्या क्या वर्जित काम है वो हम लोग एक करके जानते हैं कि भारतीय दंड विधान में क्या क्या वर्जित काम है। तो भारतीय दंड विधान में सबसे पहला वर्जित काम है कि किसी व्यक्ति की हत्या करना या उसको हत्या करने की धमकी देना। पहला आता है किसी व्यक्ति की हत्या करना या उसे हत्या करने की धमकी देना। दूसरा आता है किसी व्यक्ति के घर में डकैती करना या डकैती करने की धमकी देना। तीसरा आता है किसी भी व्यक्ति के स्त्री का अपहरण कर लेना या अपहरण करने की धमकी देना। नेक्स्ट आता है एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं के लिए आत्महत्या करना या आत्महत्या करने की धमकी देना। सुसाइड करना भी एक अपराध है, इंडियन पैनल कोड के अनुसार से ये भी अपराध है, ध्यान दीजिएगा। बस यही अंतर है कि अगर ये पहले पकड़े जाते हैं, अपराध करने से पहले पकड़े जाते हैं तो सजा मिलेगा, और अगर ये अपराध कर लेते हैं तो सजा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अपराध कर ही लिए हैं, आत्महत्या कर ही लिए, तो अब सजा क्या मिलेगा। तो आत्महत्या करना या करने की धमकी देना, अगर उसका प्रयास कर रहे हैं, आप आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं और पकड़े गए तो उसके लिए आपको सजा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी भी व्यक्ति का अगर डेड बॉडी है और वो डेड बॉडी को दाह संस्कार के लिए ले जाना है और रास्ते में अगर कोई रुकावट पैदा करता है तो वो रुकावट भी किसी व्यक्ति के डेड बॉडी को दाह संस्कार से ले जाने के लिए रोकने का अगर रुकावट पैदा किया जाता है तो ये भी इंडियन पैनल कोड के द्वारा वर्जित काम माना जाता है। नेक्स्ट होता है किसी व्यक्ति के शरीर को शारीरिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। किसी व्यक्ति के शारीरिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। शरीर का बहुत सारा अंग है,
और अगर आप उस किसी भी अंग को आप नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे डॉक्टर्स के बारे में क्लेम किया जाता है कि कुछ डॉक्टर किडनी निकाल लेते हैं, कुछ आंख निकाल लेते हैं, तो ये भी जघन्य अपराध है, उत्पीड़न के तहत ही इसको भी माना जाता है। शारीरिक नुकसान पहुंचाना, किसी महिला का रेप करना या रेप करने की धमकी देना, दैट इज ऑल्सो एक क्राइम। इंडियन पेनल कोड के द्वारा इसको भी उत्पीड़न माना गया है। तो ये सब कुछ ऐसे आइटम्स है जिसको भारतीय दंड विधान यानी इंडियन पैनल कोड के द्वारा उत्पीड़न की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अगर ये सब काम आप करते हैं या करने की धमकी देते हैं तो भारतीय अनुबंध अधिनियम के द्वारा यह अनुबंध स्वतंत्र सहमति के विरुद्ध होगा, स्वतंत्र सहमति से प्रेरित नहीं माना। सेकंड वन आता है कि अवैध रूप से किसी व्यक्ति की संपत्ति को रोकना। अगर आपने किसी व्यक्ति की संपत्ति को अवैध यानी इलीगल तरीके से, अगर आपने इलीगल तरीके से किसी की संपत्ति को रोका है या रोकने की धमकी दी है तो वह भी उत्पीड़न ही माना जाता है। किसी की संपत्ति को आप रोक कर नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या एक्सेप्शन है, कुछ इसका एक्सेप्शन भी है। इसी का तीसरा पार्ट होता है कि अवैध रूप से संपत्ति को रोकने की धमकी देना। तीसरा पार्ट में है अवैध रूप से संपत्ति को रोकने की धमकी देना, और सेकंड पार्ट में था अवैध रूप से संपत्ति को रोकना। अगर रोक लिए हैं तो वो भी उत्पीड़न है, या रोकने के आप धमकी दे रहे हैं तो भी वो उत्पीड़न माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है कि उत्पीड़न का उद्देश्य क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। कहता है कि उत्पीड़न का उद्देश्य हमेशा होता है दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करना। अगर आपने प्रयोग किया उत्पीड़न का और दूसरा पक्षकार सहमत नहीं है तो वो उत्पीड़न कभी नहीं हो सकता है। अगर आपने उसे इंस्पायर करके उससे आपने कंसेंट ले लिया दूसरा पक्षकार से, तो जब तक आप कंसेंट नहीं लेंगे तब तक वो उत्पीड़न नहीं कहलाएगा। यानी एक पक्षकार के द्वारा उत्पीड़न का प्रयोग करते हुए दूसरे पक्षकार से जब तक सहमति आप नहीं लेते हैं तब तक वो उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। यानी आप किसी को धमकी दिए लेकिन वो आपकी धमकी से डरा नहीं और उसने अपनी सहमति दी नहीं, तो ये उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर वो सहमति दे दी, डर से, आपके डर से उसने अगर सहमति दे दी तो फिर ये उत्पीड़न माना जाएगा। यानी उत्पीड़न का उद्देश्य हमेशा दूसरे पक्षकार की सहमति को प्राप्त करना होता है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि उत्पीड़न का स्थान क्या होगा। कहता है कि उत्पीड़न का स्थान भारतीय न्यायालय क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य न्यायिक क्षेत्र में भी हो सकता है। उत्पीड़न का जो स्थान है वो वहां पर भी लागू हो सकता है जहां भारतीय दंड विधान लागू नहीं होता है। भारतीय दंड विधान का मतलब है कि जहां पर इंडियन पैनल कोड लागू नहीं होता, जहां आईपीसी की धारा नहीं लगती है। आईपीसी का प्रयोग कौन करता है, जो पुलिस विभाग होता है वो आईपीसी का प्रयोग करता है। तो जहां पर आईपीसी की धारा लागू नहीं होती है वहां पर भी, इंडियन पैनल कोड की जहां धारा लागू नहीं होती है वहां पर भी उत्पीड़न का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आईपीसी की धारा कहाँ नहीं लागू होती है, तो पूरा भारत जो देश है तो निश्चित है कि वहां पर तो आईपीसी की धारा लागू होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई विदेश में बैठा हुआ आदमी है और वो विदेश से बैठ के आपको धमकी दे रहा है कि भाई मेरे को 10 खोखा पहुंचाने का है, नहीं तो फिर कल तेरे को टपकाने का है। अगर ऐसा वो धमकी दे रहा है कि मेरे को 10 खोखा देने का, नहीं तो कल तेरे को टपकाने का है, विदेश में बैठ के, किसी देश के दूसरे कोने में ही बैठ के, मतलब वो हमारे देश में नहीं है, किसी दूसरे देश में बैठा हुआ और वहां से वो मेरे को धमकी दे रहा है, तो वहां आईपीसी की धारा नहीं लागू होती है। अगर दूसरे देश में बैठा है तो भारतीय दंड विधान वहां नहीं लागू होता, वहां पर इंटरपोल लागू होता है। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस का कोड लागू होता है, वो भी उत्पीड़न माना जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि उत्पीड़न सिर्फ भारत में ही रहकर होता है, उत्पीड़न भारत के बाहर भी होता है जहां पर भारतीय दंड विधान लागू नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्पीड़न का प्रयोग किसने किया। नेक्स्ट टॉपिक है कि उत्पीड़न का प्रयोग किसने किया। आप न्यायालय के कटघरे में अगर सीआईडी प्रोग्राम देखते होंगे, वो टीवी में आता है सीआईडी प्रोग्राम है, या कभी भी न्यायालय का कोई भाषा सुने होंगे, तो एक वर्ड वहां पर बराबर प्रयोग किया जाता है, जज को रेफरेंस दिया जाता है कि माननीय जज महोदय, महामहिम जज महोदय। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि गोली किसने चलाई, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि गोली किसने चलवाई। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि गोली किसने चलाई है, महत्वपूर्ण तो ये है कि गोली किसने चलवाई है।
यानी आप किसी को पैसा देकर क्राइम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो जो क्राइम किया पैसा लेकर वो तो क्रिमिनल हुआ, निश्चित क्रिमिनल हुआ, उसने उत्पीड़न का प्रयोग किया, लेकिन उसको इंस्पायर किसने किया, उसको आगे बढ़ाया किसने? तो उसके लिए कई लोग पीछे सफेद पोश होते हैं, जो छिपे हुए होते हैं, जो सामने आते नहीं है, लेकिन उत्पीड़न के लिए वो भी जिम्मेवार होगा आदमी, जिसने पैसा देकर, जिसने एक आदमी खरीद कर किसी को उत्पीड़न दिलवाया है, वो भी उसके लिए जिम्मेवार होगा। तो कोर्ट में ये जो रेफरेंस आता है कि महोदय ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि गोली किसने चलाई, महत्वपूर्ण तो ये है कि गोली किसने चलवाई है। तो जिसने गोली चलवाई है वो उसके लिए दोषी होता है। तो उत्पीड़न अगर हम कहें कि मिस्टर एक्स गोली चलाया है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो जरूर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन मिस्टर एक्स से गोली चलवाया कौन, किसके ऑर्डर पर मिस्टर एक्स गोली चलाया है, उसने भी उत्पीड़न का प्रयोग किया है। तो उत्पीड़न का प्रयोग सिर्फ सामने वाला पक्षकार नहीं होता है, बल्कि किराए के गुंडे के रूप में, सफेद पोश डाकू के रूप में, या पीछे तथाकथित लोग जो छिपे हुए होते हैं वो भी उत्पीड़न का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन आता है कि कुछ धमकियां होती है जो उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं शामिल की जाती है। कुछ ऐसी भी धमकी है जो है तो जरूर धमकी, लेकिन उत्पीड़न के तहत उसको शामिल नहीं किया जाता है। वैसा क्या क्या धमकी है? जैसे कहा जाता है कि अगर गिरवीदार के द्वारा संपत्ति को रोक के रखा जाए। गिरवीदार किसको कहा जाता है मालूम है? जब आपको पैसा का जरूरत हुआ और आपने कोई संपत्ति बंधक में रख के उससे गिरवी में कुछ पैसा आप लिए, दैट इज गिरवीदार। तो आप पैसा अपना जरूरत था, तो पैसा जरूरत था तो आपने सोना चांदी घर का पेपर वगैरह कुछ भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या कुछ भी आपने उसके पास गिरवी में रख दिया, और गिरवी में रखकर आपने उससे लोन ले लिया। अब जिसने आपको लोन दिया है, अगर आप उसका लोन का पैसा रिफंड नहीं करेंगे और तो वो निश्चित तौर पर आपको धमकी देगा कि अगर पैसा नहीं लौटाओगे तो तेरा संपत्ति हम बेच देंगे। निश्चित तौर पर वो आपको धमकी देगा कि अगर पैसा नहीं लौटाओगे तो हम तेरी संपत्ति को बेच देंगे। अगर तेरी संपत्ति को बेच देंगे तो ये जो धमकी दे रहा है उसको उत्पीड़न आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि फॉल्ट किसने किया? आपने फॉल्ट किया। गलती किसने की? आपने गलती की। तो जब आप गलती किए हैं, आप उनका पैसा नहीं लौटाए हैं, तो वो निश्चित तौर पर आपको धमकी देगा, और ये धमकी उत्पीड़न नहीं होगी। नेक्स्ट वन होता है कि अगर मकान मालिक के द्वारा किराएदार को नोटिस दिया जाता है कि आपको 4 महीना से हम ये बार बार नोटिस दे रहे हैं कि आपका भाड़ा बाकी है, आप किराया का पैसा जमा कीजिए, और आप किराया का पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, इसलिए कोई नोटिस दिया गया, कोई आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया, तो ये भी धमकी उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। इस धमकी को भी हम लोग उत्पीड़न नहीं मानेंगे, क्योंकि किराएदार ने क्या किया? समय पर पैसा नहीं दिया, और समय पर अगर पैसा नहीं दिया तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये भी धमकी कि तुम्हारा घर हम खाली करवा देंगे, तेरे सामान को हम जब्त कर लेंगे, ये भी उत्पीड़न में नहीं माना जाता है। और लास्ट वन कहता है कि उत्पीड़न की विद्यमानता, यानी कि उत्पीड़न सचमुच में लागू हुआ या नहीं लागू हुआ, ये देखने का इंपॉर्टेंट चीज है कि वो उत्पीड़न लागू हुआ या उत्पीड़न लागू नहीं हुआ। अगर लागू हुआ है तो वो विद्यमान है, वो एग्जिस्टिंग है, वो कहा जाएगा कि वो एग्जिस्ट करता है, उस अनुबंध में वो एग्जिस्ट करता है। और अगर वो विद्यमान नहीं है तो कहा जाएगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो नेचर ऑफ केस, नेचर ऑफ केस से यह स्पष्ट होता है कि वो एग्जिस्टिंग करता है या एग्जिस्टिंग नहीं करता है। इसमें केस लॉ दिया हुआ है, रंगनायकम्मा वर्सेस अलवर सेठी। रंगनायकम्मा वर्सेस अलवर सेठी एक केस लॉ है। ये केस लॉ क्या कहता है? रंगनायकम्मा एक 13 इयर्स यंग विडो, ध्यान से सुनिएगा, 13 इयर्स यंग विडो, शी इज ए लेडी, विडो लेडी, 13 इयर्स, ओनली 13 इयर्स। पहला तो अपराध यहीं पर हो गया कि 13 इयर्स में शादी कैसे हो गई, और उसके बाद विडो है तो फिर कुछ भी परिस्थितियां बन सकती है, कोई बात नहीं है। इसमें हुआ क्या था कि समाज में एक जमाने में प्रथा होती थी कि द्वितीय विवाह नहीं करने की प्रथा होती थी, कि अगर एक बार विवाह हो गया तो दूसरी बार विवाह नहीं करनी है। वो जो रंग नायकम्मा थी, वो रंग नायकम्मा ने 13 इयर्स के एज में या उसके पूर्व के एज में उसने शादी करा, और शादी करने के बाद वो विडो हो गई। और विडो होने के बाद उसके हस्बैंड का जो बॉडी था उसको गांव वालों ने इसलिए रोक कर रख दिया, नहीं ले जाने दिया
कि वो इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करे कि वो पर्टिकुलर एक बच्चे को पहले गोद ले। गांव वालों ने ये कहा कि पर्टिकुलर एक बच्चे को आपको गोद लेना है, अगर आप गोद लेंगे तो इसका मतलब कि आप फिर से शादी नहीं कर सकते हैं। और उसने, गांव वाले ने उसके हस्बैंड के डेड बॉडी को ले जाने से रोक दिया। जब डेड बॉडी को ले जाने से रोक दिया तो उस समय तो वो तैयार हो गई, लेकिन गांव वाले ने किसी डेड बॉडी को ले जाने से रोका है, यह भी उत्पीड़न माना जाएगा, यह भी एक उत्पीड़न माना जाएगा। और उस समय ये अपराध माना जाएगा कि गांव वाले के द्वारा, यानी कि गांव वाले को लीडिंग कर रहा था कौन, अलवर सेठी लीडिंग कर रहा था, और जो लीडर था वो उस अपराधी की श्रेणी में आया। रंग नायकम्मा ने उसके ऊपर केस किया कि मुझे जबरदस्ती ये कहा गया कि आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते हो, आप पर्टिकुलर एक बच्चे को गोद ले लो और तब तक आपके हस्बैंड के डेड बॉडी को जलाने के लिए नहीं ले जाया जाएगा। तो ये सब जो प्रक्रियाएं थी वो सारी प्रक्रियाओं में क्या था, उत्पीड़न शामिल था। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि केस का नेचर क्या है, उसमें उत्पीड़न सचमुच में है कि नहीं है। सिर्फ बोल देने से उत्पीड़न नहीं माना जाता है। अब कहता है कि ये उत्पीड़न को सिद्ध कौन करेगा, इसको प्रूफ कौन करेगा, तो इसको प्रूफ वही आदमी करेगा जिस पर उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है। किसी भी उत्पीड़न को सिद्ध करने का भार कोर्ट में कौन होगा, जो पीड़ित पक्षकार होगा। निश्चित है कि जिसको पीड़ा हुई है, जिसके ऊपर उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है, जिसके ऊपर टॉर्चर किया गया है, उसको न्यायालय में प्रूफ करना पड़ेगा, किसी तरह का गवाह लाना पड़ेगा, किसी तरह का पेपर लाना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा काम किसका होगा, जिसके ऊपर पीड़ा हुई है, यानी पीड़ित पक्षकार के ऊपर ये जिम्मेवारी होगी कि वो अनुबंध को रद्द करवाए। इसके लिए न्यायालय में वो पहले प्रूफ करेगा कि उसके ऊपर उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है। अब अगर मान लीजिए कि न्यायालय में प्रूफ हो जाता है कि उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है, कोर्ट को ऐसा महसूस होता है कि उत्पीड़न का प्रयोग किया गया, तो क्या होगा, कोर्ट क्या जजमेंट देगी। तो कोर्ट ये फॉलोइंग जजमेंट देगी। पहला जजमेंट देगी, कोर्ट ये पहला जजमेंट देगी कि एज पर, कोर्ट ये पहला जजमेंट देगी कि एज पर लॉ, एज पर लॉ, आपके एज पर लॉ, आपकी इच्छा पर अनुबंध को वॉइडेबल घोषित किया जाता है। कोर्ट ये आपको कहेगी कि एज पर लॉ, आपके इच्छा पर, यानी कि जिस पीड़ित पक्षकार की इच्छा है उसकी इच्छा पर अनुबंध को व्यर्थ घोषित किया जाता है। यानी व्यर्थनीय, व्यर्थनीय का मतलब क्या होता है कि शुरू में तो वो सही था, उसने एक्सेप्ट किया कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन जब उसको पूरा करने का बारी आया तो वो रिजेक्ट हो गए कि हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यह व्यर्थनीय घोषित किया जाएगा, पहला। दूसरा, रिस्टिट्यूशन, यानी कि कहता है प्रत्यास्थापना। अगर कहता है कि रिस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर अनुबंध का कोई पक्षकार उत्पीड़न का प्रयोग करके किसी दूसरे पक्षकार से जबरदस्ती सहमति ले लिया है और सहमति के रूप में कोई धन प्राप्त कर लिया है या किसी भी तरह का कोई संपत्ति प्राप्त कर लिया है, और कोर्ट में जब ये प्रमाणित हो जाता है कि उत्पीड़न का प्रयोग किया गया था, तो वैसी स्थिति में वह धन या वह संपत्ति उसको वापस करना पड़ेगा, वह धन या संपत्ति उसको वापस करना पड़ेगा। और तीसरा होता है कि टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, वो जो अनुबंध है वो पूरी तरीके से निरस्त हो जाएगा, वो अनुबंध पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, वो अनुबंध कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा कि आज के पहले जो ये अनुबंध हुआ था पहले वो व्यर्थनीय होगा, यानी पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर उसको व्यर्थनीय घोषित किया जाएगा। दूसरा, उसमें अगर कोई संपत्ति या कोई धन उसने प्राप्त किया है तो वो वापस करना पड़ेगा। और तीसरा, वो अनुबंध खारिज हो जाएगा, यानी कि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, उसकी लीगलिटी समाप्त हो जाएगी, कानून के द्वारा उसको समाप्त कर दिया